गंगा के किनारे बसा एक सुंदर गांव था, जहां एक किसान राजीव अपनी पत्नी सरिता और बेटी के साथ रहता था। राजीव बेहद नेक दिल और परिश्रमी था। वह अपनी फसल से जो कुछ भी कमाता, उसका एक हिस्सा जरूरतमंद को दे देता, जिस वजह से उसकी पत्नी सरिता हमेशा परेशान रहती। राजीव बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी। बोलिए बाबा, मैं हमेशा आपकी सेवा में हूँ। बेटा, इस बार फसल ठीक से नहीं हुई, घर में राशन भी कम बचा है। सोचा तुमसे थोड़ा उधार ले लूं, अगले सीजन में लौटा दूंगा। बाबा, उधार की क्या जरूरत? ये गेहूं की बोरी और कुछ दाल ले जाओ। जब तक मेरे खेत में अन्न है, आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। तभी पास खड़े रमेश काका, जो लकड़ी का काम करते थे, धीरे से बोले, राजीव, मेरी बेटी की शादी आने वाली है, लेकिन पैसे की तंगी है। सोच रहा था कि थोड़ी मदद मिल जाती। काका, ये मेरी भतीजी की शादी है। आप ये चावल और गेहूं ले जाइए, और ये कुछ पैसे भी, जिससे शादी में कोई कमी ना हो। इतने में बस्ती की एक विधवा कमला भी आ गई। उसके चेहरे पर संकोच था। बेटा, बहुत सोच कर आई हूँ। बच्चों के लिए खाने का कुछ इंतजाम नहीं हो पा रहा है। कमला माँ, ये मत कहिए। आपके बच्चे मेरे भी बच्चे हैं। ये आटा, दाल और कुछ सब्जियां ले जाइए। जब तक मेरे घर में अनाज है, आपको कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। सरिता गुस्से में अंदर से आती है और सभी को देखते ही फट पड़ती है। ये क्या कर रहे हो जी? घर में हमारे लिए खाने के लाले पड़े हैं, और तुम यहाँ पर सबको राशन बांटने चले हो। ऐसे कब तक चलेगा? खुद के बीवी बच्चों की चिंता ही नहीं है तुम्हें। सरिता, गुस्सा मत करो। देखो, हम मुश्किल में हैं, लेकिन ये लोग भी तो हमारी तरह ही परेशान हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा मिलकर बांट लें तो सबका भला होगा। भला होगा? क्या भला होगा? बच्चों को भूखा रखकर दूसरों को खिलाने से क्या हमें स्वर्ग मिलेगा? बोलिए आप। सुनो सरिता, अगर आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल कोई हमारी भी करेगा। दुनिया इसी तरह चलती है। अगर हम भी स्वार्थी बन गए तो फिर इंसानियत किसके भरोसे बचेगी? सुनीता थोड़ा नरम पड़ती है, लेकिन अभी असमंजस में है। मगर हमारे पास खुद ही कुछ भी नहीं है जी। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो भगवान हमारे लिए भी कोई रास्ता निकालेगा। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। सुनीता कुछ कहने ही वाली होती है कि पड़ोस की चाची अंदर आती है। बहू, तुम्हें पता है, सारा गांव राजीव की तारीफ कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर गांव में कोई सबसे नेक दिल इंसान है तो वह है तुम्हारा पति। लेकिन चाची जी, घर गृहस्थी भी तो देखनी पड़ती है। बिल्कुल, देखना बहू, तुम्हारा पति का यह कर्म एक दिन तुम्हें गर्व महसूस करवाएगा। जो दूसरों के लिए सोचते हैं, भगवान उनके लिए खुद ब खुद रास्ते बना देते हैं बेटी। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं और राजीव अपने खेत के काम में जुट जाता है, संतोष से भरा हुआ। दूसरी तरफ दरबार में राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। महाराज, सुना है कि एक किसान राजीव अपने अनाज से गांव के लोगों की भूख मिटा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये तो उत्तम गुण है मंत्री जी। अपने हिस्से का भोजन दूसरों में बांटना सच्चे धर्म का पालन है। ऐसे लोग राज्य के लिए आदर्श होते हैं। निश्चय ही महाराज, लेकिन यदि एक साधारण किसान इतना अनाज बांट सकता है तो ये स्पष्ट ही है उसके पास और भी बहुत होगा। अगर हम उसे राज्य का मुख्य अनाज आपूर्तिकर्ता बना दें तो यह राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तुम कहना क्या चाहते हो मंत्री?
महाराज, हमारे कोषागार पर भार बढ़ रहा है। यदि राजीव को राज्य का मुख्य आपूर्तिकर्ता बना दिया जाए तो राज्य को मुफ्त में या बहुत ही कम कीमत पर अनाज मिल सकता है। ये किसान अपने गांव वालों को बांट सकता है तो हमारे सैनिकों और प्रजा के लिए भी कर सकता है। परंतु ये अन्याय होगा। अनाज किसान की मेहनत से उपजता है, उसे जबरन देना उचित नहीं होगा। जबरन क्यों महाराज? हम तो उसे एक सम्मानजनक पद दे रहे हैं। राजा का आदेश मानना उसका कर्तव्य होगा। फिर इससे उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। महाराज थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं। मैं राजीव को दरबार में बुलाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो स्वयं क्या सोचता है। जैसा आप उचित समझे महाराज, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो नकार नहीं पाएगा। सुबह का समय राजीव खेत से लौटकर घर में ही बैठा था कि अचानक कुछ सैनिक दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। किसान राजीव, महाराज ने तुम्हें तत्काल राजमहल में उपस्थित होने का आदेश दिया है। राजीव चौंक जाता है। उसकी पत्नी सरिता घबराकर बाहर आती है। मगर हुआ क्या है सेनापति जी? क्यों बुलाया है महाराज ने? ये हमें नहीं पता। हमें बस आदेश मिला है कि किसान राजीव को बिना देरी के महल में लाया जाए। पर मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मैं तो हर साल महल के लिए अनाज भेजता रहा हूँ। तभी गांव के कुछ लोग जमा हो जाते हैं। एक बुजुर्ग दादाजी आगे बढ़ते हैं और राजीव के कंधे पर हाथ रखते हैं। राजीव बेटा, ये मौका है तुम्हारे लिए। डरने की जरूरत नहीं। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो चिंता क्यों? जाओ, महल जाकर सच सामने रखो। लेकिन अगर इन्होंने कुछ साजिश रची हो तो ना, कहीं मेरे पति के साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए। सरिता, अगर मैं पीछे हट गया तो सच कभी सामने नहीं आएगा। मैं जाऊंगा। मैं महाराज से खुद बात करूंगा। चलिए, मैं तैयार हूँ। राजीव घोड़े पर बैठता है और सैनिक उसे लेकर महल की ओर बढ़ते हैं। राजीव, तुम्हारी ईमानदारी और परिश्रम की पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। तुमने अनाज वितरण में जो निष्ठा दिखाई है वो सराहनीय है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राज्य के मुख्य अनाज प्रबंधक का पद संभालो। महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मैं इस पद के योग्य नहीं। मेरा जीवन तो खेतों में बीतता है। शासन व्यवस्था मेरे बस की बात नहीं। राजीव, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ही तुम्हें इस पद के योग्य बनाती है। दरबार में बैठे सभासद सहमति में सिर हिलाते हैं। कुछ सैनिक और दरबारी भी राजीव का समर्थन करते हैं। हाँ महाराज, राजीव जैसा ईमानदार व्यक्ति इस पद के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। हमें विश्वास है कि राज्य का अनाज अब और अच्छे से प्रबंधित होगा। यदि आप सभी की यही इच्छा है तो मैं इस दायित्व को स्वीकार करता हूँ। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि कोई भी भूखा ना सोए। अब आएगा असली खेल का मजा। राजीव, तुम तो सोच रहे हो कि राज्य की भलाई करोगे, लेकिन असली अनाज मेरे गोदाम में जाएगा और दोष तुम्हारे सिर आएगा। राजीव अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुट जाता है। वह किसानों से अनाज एकत्र करता है और उसे महल तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है। लेकिन मंत्री ने पहले ही एक चाल रखी होती है। मंत्री के कुछ आदमी चुपचाप महल भेजे जाने वाले अनाज को अपने निजी गोदाम में रख रहे थे। मंत्री वहां खड़ा सब कुछ देख रहा है। अब बस कुछ ही दिनों की बात है, जब महाराज पूछेंगे कि अनाज कहाँ गया, तो सारा दोष इस सीधे साधे किसान पर आएगा और फिर मैं ही इस राज्य का असली स्वामी बनूंगा। कुछ साल बीतने के बाद महल के भंडार गृह में अनाज समाप्त होने की खबर पूरे राजमहल में आग की तरह फैल जाती है।
महाराज सिंहासन पर चिंतित बैठे थे। मंत्री, ये क्या हो रहा है? राज्य के भंडार में अनाज खत्म हो गया। ये कैसे संभव है? महाराज, ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। राजमहल के लिए भेजा गया सारा अनाज कहाँ गया, ये समझ से परे है। ये तो राज्य के लिए संकट का संकेत है। जब हमने राजीव को अनाज प्रबंधक नियुक्त किया था, तो उसने प्रतिवर्ष सैकड़ों मन अनाज देने का वचन दिया था। फिर ये संकट कैसे आया? महाराज, हमने उसे राज्य का मुख्य अनाज आपूर्तिकर्ता बनाया, लेकिन आज तक उसने एक दाना भी महल नहीं भेजा। ये कैसे हो सकता है? मुझे पूरा विश्वास था कि राजीव अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगा। विश्वास और वास्तविकता में अंतर होता है महाराज। हमने उस पर भरोसा किया, लेकिन उसने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। महाराज, किसान राजीव को लेकर हम महल पहुंच चुके हैं। वो बाहर खड़ा है, उसे दरबार में लाया जाए। सैनिक सिर झुकाकर चला जाता है। कुछ क्षणों बाद राजीव दरबार में प्रवेश करता है। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया। राजीव, मैंने तुम्हें राज्य के लिए अनाज आपूर्ति की बड़ी जिम्मेदारी दी थी। मंत्री जी कह रहे हैं कि तुमने अब तक एक भी दाना महल नहीं भेजा। क्या ये सच है? महाराज, ये झूठ है। मैंने हर साल सैकड़ों मन अनाज महल भेजा है। अगर विश्वास ना हो तो गांव के लोग गवाही देंगे। महाराज, यही तो समस्या है। कोई गवाही नहीं देगा, क्योंकि अनाज महल तक कभी पहुंचा ही नहीं। ये असंभव है। मैंने अपनी आंखों से सैनिकों को अनाज लेकर जाते देखा है। अगर अनाज महल नहीं पहुंचा तो वो कहाँ गया? मंत्री, अनाज आखिर गया कहाँ? महाराज, ये वही बताएगा। महाराज, अगर मेरी नीयत पर शक है तो मेरे अनाज का हिसाब लगाया जाए। मुझे पूरा यकीन है कि ये मंत्री जी की साजिश है। महाराज, ये किसान झूठ बोल रहा है। ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रहा है। राजीव, तुम अपने बचाव के लिए मंत्री पर आरोप लगा रहे हो। ये घोर अपराध है। मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हारी सारी जमीन जब्त हो जाए। राजीव सिर झुकाकर मौन खड़ा रहता है। वह कुछ नहीं कहता, न कोई बहस करता है। राजा के आदेश पर सैनिक उसकी जमीन छीन लेते हैं। राजीव अपने गांव लौटता है। उसकी पत्नी सरिता दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वह उसे खाली हाथ और उदास दिखती है तो गुस्से से भर उठती है। देखा आपने, अच्छाई करने का यही फल मिलता है। दूसरों के लिए लड़ते लड़ते अपना ही घर लुटाया है ना। अब हमारे पास खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा है। अब बोलिए, क्या करेंगे हम इस भलाई का? राजीव चुपचाप सरिता की बातें सुनता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वह अपने पुराने कपड़ों में एक कोने में बैठ जाता है। अगले दिन राजीव मजदूरी करने निकलता है। गांव का जमींदार, जो पहले राजीव से ईर्ष्या रखते थे, उसे इस दशा में देखकर खूब हंसता है। अरे वाह, ये तो वही राजीव है ना, जो कभी ईमानदारी और सच्चाई की बड़ी बड़ी बातें करता था। अब देखो इसे, मजदूरी करने पे मजबूर हो गया है। लगता है अब इसको भी समझ आ गया होगा कि दुनिया ईमानदारी से नहीं, चतुराई से चलती है। राजीव उनकी बातें अनसुनी करके अपने काम में लग जाता है। वह दिन भर खेत में मेहनत करता है, लेकिन उसे बहुत कम मजदूरी मिलती थी। वह फिर भी हार नहीं मानता और अपने परिश्रम में लगा रहता है। कुछ वर्षों बाद राज्य में भयंकर अकाल आता है। लोग भूख से मरने लगते हैं। दरबार में चिंता का माहौल था। राज्य में अनाज का भंडारण था, फिर लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? मंत्री, तुरंत गोदाम खोलकर अनाज वितरण करवाओ। महाराज, गोदाम तो कई महीने पहले ही खाली हो चुके हैं। अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा। ये कैसे संभव है?
मैं स्वयं जाकर गोदाम की जांच करूंगा। राजा अपने सैनिकों के साथ गोदाम में पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई अनाज नहीं मिलता। ये क्या हो गया? मैं अपने ही राज्य के लोगों को भूख से मरते देख रहा हूँ। कहीं मैंने मंत्री पर आंख मूंद कर भरोसा कर गलती तो नहीं की? राजा निराश होकर महल लौट आते हैं। वे अपने कक्ष में परेशान बैठे होते हैं। तभी एक सैनिक आकर झुककर प्रणाम करता है। महाराज, क्षमा करें, पर मैं एक गुप्त बात बताने आया हूँ। कहो, क्या बात है? महाराज, मंत्री ने अनाज को एक गुप्त गोदाम में छिपा रखा है। मैंने स्वयं देखा है। ये कैसे साबित करोगे? सैनिक मुट्ठी में कुछ अनाज भरकर राजा के सामने रखता है। महाराज, ये अनाज उसी गोदाम का है। आप पहचान सकते हैं कि ये राजधानी के अनाज से अलग नहीं है। राजा अनाज को देखते ही पहचान जाते हैं। वे क्रोध में खड़े हो जाते हैं। सैनिकों, उस गुप्त गोदाम पर चलो। अब इस छल का अंत होगा। राजा अपने सैनिकों के साथ उस गुप्त गोदाम में पहुंचते हैं और वहां अनाज के बोरों का विशाल ढेर देखकर क्रोधित हो जाते हैं। दुष्ट मंत्री, इतने लोगों को भूख से मरने दिया और स्वयं अनाज छिपा कर रखा। अगले दिन दरबार में मंत्री को बुलाया जाता है। मंत्री, क्या तुम अब भी झूठ बोलोगे या अपनी सच्चाई स्वीकार करोगे? महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये सब मेरी गलती थी। विश्वासघात करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। सैनिकों, इसे तुरंत कारागार में डाल दो। सैनिक मंत्री को पकड़कर ले जाते हैं। राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस अनाज का वितरण कर सके, लेकिन कौन? दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर एक बुजुर्ग दरबारी धीरे धीरे खड़ा होता है। महाराज, अगर इस राज्य में कोई व्यक्ति सबसे ईमानदार, निस्वार्थ और मेहनती है तो वो है राजीव। राजीव, जिसे मैंने वर्षों पहले अन्यायपूर्वक दंड दिया था, क्या वो अभी भी राज्य में है? हाँ महाराज, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। क्या मतलब? जब आपने उसकी सारी जमीन जब्त कर ली थी, तब वो अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगा। वो अपना घर भी बेच चुका है और अब एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। खेतों में मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वे तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देते हैं। जाओ, राजीव को महल बुलाकर लाओ। मैं स्वयं उससे क्षमा मांगूंगा। जो आदेश महाराज। और सैनिक उसके बाद गांव की ओर रवाना हो जाता है। सैनिक गांव में प्रवेश करते हैं और चारों ओर नजर दौड़ाते हैं, लेकिन उन्हें राजीव का घर कहीं भी नहीं दिखता। वे पास के एक व्यक्ति से पूछते हैं, यहाँ राजीव नाम का कोई व्यक्ति रहता है? अरे वो जिसे राजा ने सजा दी थी, अब उसका कोई घर नहीं रहा साहब। बेचारा एक झोपड़ी में रहता है और दिन भर मजदूरी करता है। सैनिक एक दूसरे की ओर देखते हैं और झोपड़ियों की ओर बढ़ते हैं। झोपड़ी के अंदर राजीव की पत्नी सरिता कुछ सूखी रोटियां बना रही थी। अचानक जब वह बाहर सैनिकों को देखती है तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अंदर की ओर भागती है। राजीव, राजीव, राजीव उठो, जल्दी उठो जी, बाहर राजा के सैनिक आए हैं। सैनिक? मेरे लिए? मगर क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। कहीं कोई और बड़ी मुसीबत तो नहीं आ गई है। तभी बाहर से सैनिक की कड़क आवाज आती है। राजीव, बाहर आओ, महाराज ने तुम्हें महल बुलाया है। महाराज ने मुझे बुलाया है? मगर क्यों? ये हमें नहीं पता, लेकिन आदेश स्पष्ट है, तुम्हें तुरंत महल चलना होगा। नहीं नहीं, अभी मत जाओ, कहीं फिर से तुम्हें कोई सजा तो नहीं दे दी जाएगी ना।
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अभी तुम कहीं मत जाओ। डर मत सरिता, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, तो सजा का डर कैसा? मैं देखता हूँ महाराज क्यों बुला रहे हैं। राजीव सैनिकों के साथ महल की ओर चल देता है। गांव के लोग आश्चर्य से उसे जाते हुए देखते हैं। राजीव महल पहुंचता है। जैसे ही वह दरबार में प्रवेश करता है, कुछ दरबारी उसके फटे कपड़े और साधारण रूप देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये तो वही राजीव है जिसे वर्षों पहले यहाँ से धक्के मारकर निकाला गया था। लगता है अब महल भी भिखारियों के स्वागत के लिए तैयार हो गया है। राजा यह सब सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और सिंहासन से उठकर गरजने लगते हैं। चुप रहो, ये वही राजीव है जिसकी ईमानदारी और निष्ठा पर हमें गर्व होना चाहिए। मैंने इसे वर्षों पहले अन्याय पूर्वक दंड दिया था और आज मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। सभी दरबारी एकदम से चुप हो जाते हैं। राजा आगे बढ़ते हैं और राजीव के पास आकर सिर झुका के उससे बोलते हैं। राजीव, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। आज मेरा राज्य संकट में है और मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे बचा सके। क्या तुम अनाज वितरण की जिम्मेदारी लोगे? महाराज, मैं हमेशा राज्य और जनता की सेवा के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए बदला लेना नहीं, बल्कि लोगों की मदद करना ही धर्म है। राजीव पूरे राज्य में अनाज बांटने का कार्य शुरू करता है। हजारों भूखे लोग बच जाते हैं। राजीव, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। मैं आज तुम्हें राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूँ। हमने राजीव का मजाक उड़ाया था, पर आज वही हमसे ऊंचा उठ चुका है। महाराज, मैं इस सम्मान को सेवा के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि राज्य में कभी कोई अन्याय ना हो।